को मल्टीपल पावर से डिवाइड करता है। वो अल्फाबेट की बेस भी हो सकता था, डिफरेंट वर्ड की बेस भी हो सकता था, या एक वर्ड से मल्टीपल पार्ट कर सकता था। अच्छा, ये टोटल चीज है कि आपकी लैंग्वेज को प्रोसेस कैसे करेगा। अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन बात की बात थी, सिर्फ प्रोसेसिंग की बात। अगर ये आप इनपुट देखेंगे, इसमें आपके पास एक सेंटेंस था, ट्रांसफार्मर का एफिशिएंट फॉर अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट फ्रॉम था 8 वर्ड में। इन्हें कुछ वर्ड्स को टोकनाइजेशन की मदद से एक तो वर्ड के तौर पर प्रोसेस किया जिसका अंडरस्टैंडिंग है, और कुछ वर्ड्स को डिवाइड करके दो पार्ट में जिसका ट्रांसफार्मर था। अब आपने टोकन इनपुट तो डिफाइन करनी थी, आपके पास जो भी इनपुट होगी, जो भी आप टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, उस टेक्स्ट को प्रोसेस करके करना है। लेकिन सिस्टम कभी भी अल्फाबेट को किसी लैंग्वेज को नहीं समझता। मशीन हमेशा आपके पास नंबर को समझेगी। इस वर्ड को आपके टोकन को कन्वर्ट करना था नंबर में। उस नंबर के लिए टेक्निक यूज हुई एम्बेडिंग की। एम्बेडिंग क्या करता है कि आपकी जितने भी वर्ड, जब आप एम्बेडिंग करते हैं लैपटॉप जो भी यूज करते हैं जो आउटपुट की दिखती है, उसमें मल्टीपल वर्ड है। उन मल्टीपल वर्ड को वो नंबर में साइन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि रैंडमली नंबर साइन करेगा। वो नंबर साइन करेगा कि कौन सा वर्ड किसी दूसरे वर्ड के साथ कितना रिलेटेड है। उस बेस पे उसने क्रिएट की बात को उन वर्ड को उसने क्रिएट के वर्ड के नंबर पर साइन करता है। वैसे नंबर नहीं होते ही आपके पास वेक्टर होते हैं। वेक्टर क्या है, आप वेक्टर के लिए समझिए कि लिस्ट है, बट नंबर की लिस्ट है, उसकी वेरिएबल लेंथ हो सकती है। ये आपके पास एम्बेडिंग थी, तो हुआ ये कि आपकी जो इनपुट थी, इनपुट डिवाइड हुई टोकन है, और टोकन से एम्बेडिंग हो गई। एम्बेडिंग क्या थी कि आपकी इनपुट के नंबर बन गए। नंबर से फायदा क्या होगा कि मशीन जो आपके डायरेक्ट वर्ड को नहीं समझ सकती थी, अभी नंबर को समझ सकती है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि ट्रांसफार्मर का कौन से पहुंचे या किसी भी और मॉडल के पहुंचे में टेक्स्ट को प्रोसेस कैसे करवाना। टोकनाइजेशन और एम्बेडिंग की बेस पे आपके पास कुछ मॉडल है। उसमें आपके पास पहला मॉडल है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल क्या करता है, हमने एक इनपुट दी, एक टेक्स्ट दिया, उस टेक्स्ट को मॉडल में प्रोसेस कितना करना है कि वो पहले वर्ड को देखेगा, उस वर्ड की बेस पे नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करेगा। अभी उसके पास उसने प्रिडिक्ट किया दो वर्ड हो गए। लेट्स गो उसके पास जा रहा था कि माई के बाद ऑटो रिग्रेसिव मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि नेक्स्ट वर्ड नेम होगा। उसने इनपुट में आपका नया वर्ड ऐड कर दिया, अब दो वर्ड हो गए। अब माई नेम की बेस पर उसने कितना वर्ड प्रिडिक्ट करना है, तो उसने यूज किया। इस तरह करके ऑटो रिग्रेसिव मॉडल काम करता था कि इनपुट की बेस पे नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता था, नेक्स्ट वर्ड को ऐड करता था प्रीवियस वर्ड में, और उसकी बेस पे एक नई आउटपुट क्रिएट करता था। इसे आप चैट कंडीशन कह सकते हैं कि चैट इसी तरह जब आप बात करते हैं तो आप बात भी इसी तरह करते हैं कि आपने पहले क्या लफ्ज़ कहे हैं, उसकी देन आपने कौन सा लफ्ज़ कहा है वो भी ऐड हुआ, और ऐड में कि अब आप नेक्स्ट क्या कहेंगे। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल के बाद आए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आरएनएन क्या करते थे कि आपके पूरी इनपुट को समझने की कोशिश करते थे कि फ्रॉम फर्स्ट वर्ड टू लास्ट वर्ड। वो चेक करता था कि आपके पहले वर्ड का सेकंड वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, थर्ड के साथ क्या रिलेशन है, और एंड के लास्ट वर्ड है एंड वर्ड है उसके साथ क्या रिलेशन है। तो इसमें क्यों था कि आपकी सिंटैक्स, आप जब भी मॉडल आपका काम करता है तो ये सिंटैक्स विंडो है जो इतना डाटा प्रोसेस कर सकता है। अब ये हो सकता था कि उसकी लिमिट थी 1000 वर्ड की, और आपने उसके डाटा प्रोवाइड कर दिया 1300 वर्ड का। क्या करेगा, पहले निवास को समझा, जब वो आपके इनपुट के लास्ट वर्ड जो 1300 वर्ड तक पहुंच जाए, वो पहले 300 लफ्ज़ भूल चुका है। उनका वो कॉन्टेक्स्ट भी भूल चुका है कि उनकी बात क्या हो रही है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक आरएनएन था जिसकी विंडो बहुत छोटी थी, हमने फिर इसको पी के डॉट तक ऑफ कर लिया। उसके पास 5 उसकी विंडो जो आती थी,
जो डॉट था इनिशियली जब हमने प्रोसेस करना शुरू किया तो कुछ डॉट का पता था कि डॉट प्रोसेस करते करते जब वो एसी तक पहुंचा तो उसकी विंडो में बिल्ड हो चुकी थी तो वो डॉट के लफ्ज को स्किप कर गया। अभी उसके पास डॉट उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है तो जिस जहाँ पे उसे ये समझना चाहिए था कि एसी को टर्न ऑफ ना करो, अभी वो ये समझ रहा है कि एसी को टर्न ऑफ कर दो। तो हमारे पास आरएनएन का एक नुकसान आ गया कि ये आपके डाटा सारे के सारे डाटा को याद करता है, लेकिन इसकी विंडो कम थी तो जो लिस्ट अगर बड़ा डाटा था तो इसे वो प्रोसेस करते हुए प्रीवियस डाटा को भूल जाता है। इसके हल के लिए एक नया मॉडल आया जिसका नाम था LSTM। LSTM क्या करता है कि इसकी विंडो बड़ी थी, इसकी प्रोटेक्ट विंडो ज़्यादा थी, ये ज़्यादा इनपुट को प्रोसेस करता था और ज़्यादा इनपुट की प्रोसेस कैसे करता है कि ये आपकी इनपुट में से जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उन्हें याद कर लेता था, उनका रिलेशन फाइंड कर लेता था और उस बेस पे आपके ओवरऑल इनपुट को प्रोसेस करता था। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, जो पहली एग्जाम्पल भी डॉट करना आपको एसी। अब इसमें चीज़ का आपको पता है जो बी है, बी सेंटेंस में हो या ना हो ऐसा मॉडल पे फर्क नहीं पड़ेगा, डॉन टर्न ऑफ द एसी या डॉन टर्न ऑफ एसी, अगर मतलब समझना हो तो सेम आएगा। एलएसटी क्या करेगा कि उसकी प्रोसेसिंग के वक्त जो बी का वर्ड है उसे उसमें से निगेट कर देगा, उसे इस्तेमाल ही करेगा। वो सिर्फ एक इम्पोर्टेंट वर्ड है आपके टोटल में से, आपके टोटल इनपुट में से सिर्फ उनसे प्रोसेसिंग करेगा। इससे दो काम हुए, एक तो आपकी विंडो बढ़ गई और दूसरा जो हमें इशू आ रहा था आरएनएस में कि वो उसने एग्जैक्टली चीज़ों को याद कर लिया तो वहाँ से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अच्छा, अब इसमें टोटल आपकी आउटपुट आती है एक बेसिक प्रॉम्प्ट पे। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर ये करते हैं कि आपकी इनपुट को एक सिंटैक्स कि एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ कितना रिलेटेड है या एक इनपुट किसी भी इनपुट सीक्वेंस में किसी एक वर्ड का किसी दूसरे वर्ड पे क्या इफेक्ट हो सकता है, इस चीज़ को वो कंसिडर करते हैं। साथ ट्रांसफार्मर से ये फायदा है कि इसमें हमारे पास अटेंशन आ गई। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट हम वीडियो में देखते हैं अटेंशन बेसिकली क्या है कि आपके पास जो मल्टीपल वर्ड है वो एक वर्ड किसी दूसरे वर्ड के साथ कितना रिलेटेड है। आपके पास एक एग्जाम्पल है, अच्छा एक आप एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एक एग्जाम्पल है कि पिज्जा वॉज बेक्ड इन द ओवन एंड इट वॉज डिलीशियस। यहाँ पे लफ्ज है ईट का। हमें पता है कि जो ईट रिलेटेड है पिज्जा से, मशीन को अभी नहीं पता कि ईट पिज्जा से रिलेटेड था या ओवन से रिलेटेड, तो दो चीज़ है या पिज्जा था या ओवन था, और उसे उसने जैसा किया इसके साथ होता है तो डिलीशियस है। हमें पता है कि पिज्जा डिलीशियस है, ओवन डिलीशियस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कि मशीन कैसे समझेगी, ये टेंशन के साथ समझेगी कि ईट का लफ्ज ओवन के साथ ज़्यादा रिलेटेड था या पिज्जा के साथ ज़्यादा रिलेटेड था। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये आपका है कि टेंशन क्या चीज़ है। अच्छा, ये काम कैसे करेगी, टोटली मैथमेटिक्स की बेस पे इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। हाँ जी, प्रोसेस के बारे में। हाँ जी, सब सेक्शन। अच्छा, अब ये वहाँ पे डिफाइंड नहीं है कि उसमें सेक्शन को कितने पोर्शन को सेक्शन देना है। उसमें एक वर्ड तो एनग्राम में हम डिफाइन कर देते थे कि इसमें हमेशा अगर एंड टू है तो दो वर्ड की एक सब सेक्शन क्रिएट करना है। ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं है, ट्रांसफार्मर कंबाइन करता है, यानी कि वो एक वर्ड को डिवाइड कर सकता है मल्टीपल सब सेक्शन में या मल्टीपल वर्ड्स को क्रिएट को कंबाइन करके एक सब सेक्शन बना सकता है। एनग्राम में आप डिफाइन कर देते हैं कि इतने वर्ड्स का कम्बिनेशन होगा, टोटल एडिशन में आप डिफाइन नहीं करते कि कितने वर्ड्स का कम्बिनेशन होगा या एक वर्ड कितने वर्ड्स में सेपरेट होगा। एनग्राम में सेपरेट करने वाला तो कंसेप्ट था ही। टोटल एडिशन में यही है कि आपका एक सिंगल वर्ड मल्टीपल वर्ड्स में सब डिवाइड मल्टीपल टोकन में डिवाइड हो सकता है। ये देखिए फर्क है एनग्राम में और टोटल एडिशन में।
करते हैं, हमने ये इनपुट की ट्रांसलेशन का काम करवा रहे थे। हमने ट्रांसलेशन जो करवानी थी इनपुट और को ट्रांसफर करवाना था जर्मन में। हमने इनपुट प्रोवाइड की ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर ने उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ट्रांसफार्मर है ये कोई एक ब्लैक बॉक्स नहीं है, ये इसमें मल्टीपल सब पार्ट है। इसमें दो चीज़ें हैं, आपके पास एक इनकोडर की लेयर है और एक डिकोडर की लेयर है। आप अपनी इनपुट प्रोवाइड करते हैं इनकोडर को इन फॉर्म ऑफ नंबर, कैसे करते हैं हम देखेंगे। और वो इनकोडर उन्हें रिप्रेजेंट करता है किसी मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स क्या है? नंबर है। और वो मैट्रिक्स दी जाती है एज एन इनपुट टू डिकोडर, और डिकोडर उस मैट्रिक्स की बेस पे प्रिडिक्ट करता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। अच्छा, हमने ये तो कह दिया कि ट्रांसफार्मर में दो लेयर्स हैं, इनकोडर की, एक इनकोडर की और एक डिकोडर की। अब इनकोडर और डिकोडर एक्चुअली में ये भी एक ब्लॉक नहीं है। आपके पास एक ट्रांसफार्मर में मल्टीपल इनकोडर हो सकते हैं और मल्टीपल डिकोडर हो सकते हैं। अगर ओरिजिनलिटी की बात करें, 2017 में जो पेपर आया ट्रांसफार्मर पे, उसने एग्जैक्टली डिफाइन किया कि आपके ट्रांसफार्मर में 6 इनकोडर्स होंगे और 6 डिकोडर होंगे। एक चीज कंफर्म है कि जितने इनकोडर्स हैं डिकोडर भी उतने हैं। अगर आप 6 कर रहे हैं तो 6 इनकोडर 6 डिकोडर होंगे। अगर आप 100 इनकोडर ऐड करते हैं तो 100 ही डिकोडर होंगे। इनकोडर की लेंथ जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि जितने नंबर ऑफ इनकोडर हैं लेयर में, उतने ही नंबर ऑफ डिकोडर होंगे डिकोडर की लेयर में। अभी काम कैसे करेगा? आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे इनकोडर लेयर को। इनकोडर लेयर में भी इनपुट जाएगी सिर्फ पहले इनकोडर के बाद, वो उसे प्रोसेस करेगा और उस प्रोसेसिंग के बाद वो आउटपुट क्रिएट करेगा। वो आउटपुट एज एन इनपुट होगी नेक्स्ट इनकोडर के लिए। सेम काम है जो न्यूरल नेटवर्क की लेयर करती है कि एक लेयर की आउटपुट दूसरे लेयर की इनपुट होती है। इसीलिए में इनकोडर जो फर्स्ट इनकोडर है उसे हमने प्रोवाइड की इनपुट, एक्चुअल इनपुट। उस इनकोडर ने जो आउटपुट क्रिएट की और वो आउटपुट एज एन इनपुट गई नेक्स्ट इनकोडर के पास। ये आपका पूरी लेयर में सेम साइकिल चलेगा। कहाँ तक चलेगा? nth इनकोडर तक। nth इनकोडर आपके पास आउटपुट देगा आपके इनकोडर वाली लेयर की, और ये होगी मैट्रिक्स रिजोल्यूशन नंबर होंगे, तो वर्ड नहीं होंगे। अब ये जो हमने बात की थी कि इनकोडर की आउटपुट कहाँ पे जाती है? डिकोडर के पास। हमने ये भी तो देख लिया कि डिकोडर में आपके पास एक डिकोडर नहीं है, n नंबर ऑफ डिकोडर है। तो जो इनकोडर की आउटपुट थी ये डिकोडर की तमाम इनपुट पे गई। इनकोडर की फाइनल इनकोडर की आउटपुट डिकोडर की तमाम इनपुट पे गई। तमाम डिकोडर की इनपुट पे गई एक की, और सेम इसमें भी सेम काम चलेगा कि जो पहला डिकोडर है उसकी आउटपुट नेक्स्ट डिकोडर की इनपुट होगी। फर्स्ट डिकोडर ने जो भी आउटपुट की वो हम नेक्स्ट डिकोडर में एज एन इनपुट पास करेंगे। ये साइकिल चलेगा nth डिकोडर तक। और हर डिकोडर में दो चीजें आ रही है। हर डिकोडर में एक तो इनपुट आ रही है जो लास्ट डिकोडर की आउटपुट है, और दूसरा जो इनकोडर की आउटपुट है। ठीक है, इस बेस पे आपके पास एड जो भी आउटपुट होगी वो प्रिडिक्ट कर सकता है। अच्छा, हम नेक्स्ट डिटेल देखते हैं कि इनकोडर और डिकोडर काम कैसे करते हैं। उससे पहले ये जो हमने ओवरफ्लो देखा कि ट्रांसफार्मर का फ्लो कैसे है, अगर वो आपने उसमें किसी को कंफ्यूजन है बताइए। अच्छा, ये हम नेटवर्क में देखते हैं ये प्रोसेसिंग जैसे ये इसी के जगह छोड़ेंगे ये चलेगा, ये देखेंगे। उसके अलावा हम इसमें रहते हैं
ये बात कंफर्म है कि आपने किसी भी मशीन को जो भी इनपुट देनी है मशीन तक को इन फॉर्म ऑफ नंबर दी जाए। जब भी किसी इनकोडर ने या डिकोडर ने आपकी इनपुट को प्रोसेस करना है उसमें नंबर को प्रोसेस करना है, एक्चुअल वर्ड को कोई भी सिस्टम प्रोसेस नहीं करता। और इसकी क्यों नीतियों में होगा। हाँ जी, इन मॉडल की जो इनपुट्स हैं, आप ये सोचें कि हमारे पास 3 इनकोडर है। जो पहला इनकोडर है उसकी इनपुट वो इनपुट है जो हमने अपने मॉडल को प्रोवाइड की। उस इनकोडर ने कोई ना कोई आउटपुट क्रिएट किया, वो आउटपुट एज एन इनपुट गई अगले इनकोडर के पास। ठीक हो गया, ये साइकिल करेगा इनकोडर का इनपुट किया। अच्छा, जो एस इनकोडर है हमारे देश में तीसरा इनकोडर था, उसने जो आउटपुट क्रिएट की, जो मैट्रिक्स क्रिएट किया, वो अगले तमाम डिकोडर में जितने भी डिकोडर हैं वो आउटपुट तमाम डिकोडर को एज एन। हाँ जी, अच्छा, आप इंटरनेट इस तरह समझिए कि जो इनकोडर का पोर्शन था उसका काम था सिंटैक्स के लिए करना। ठीक है, एस इनकोडर तक पहुंचते आपका सिंटैक्स इतना रिफाइन हो गया कि अभी सिस्टम को पता है किस बंदे ने बात कर दी है। अब अच्छा, उस सिंटैक्स की बेस पे डिकोडर में भी डाटा जनरेट करना है। पहले डिकोडर में उसने सिंटैक्स देखा देखा और डाटा जनरेट किया। अब नेक्स्ट डिकोडर के पास जब गए तो उसके पास भी जनरेटेड डाटा भी है और जो कॉन्टेक्स्ट समझा था सिस्टम ने उसके पास हो भी गया। अब वो प्रोसेस करेगा, आया कि जो रिस्पॉन्स आया वो ठीक था, कॉन्टेक्स्ट में था। अगर कॉन्टेक्स्ट में होगा तो ठीक है, नहीं तो उसको फर्दर प्रोसेस डिफाइन करेगा, करते करते इतना हुआ डिकोडर तक करते हैं। अभी भी किसी का कंफ्यूजन है जो ओवरऑल फ्लो है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकोडर कैसे काम करता है, सेपरेटली दोनों चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो ये चीज़ समझने से पहले एक चीज़ याद रखें कि जो आपके पास ट्रांसफार्मर्स हैं, हम कहते हैं वो कम्बिनेशन है इनकोडर और डिकोडर का। देखें, आपके पास एक फाइनल केस है जहाँ पे ट्रांसफार्मर में इनकोडर भी है और डिकोडर भी है। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे आपके पास सिर्फ इनकोडर है या सिर्फ डिकोडर है। उनकी एग्जाम्पल एक हम GPT-2 यूज किया था। 3 का मुझे आइडिया नहीं है वो कैसे करता है, 2 का मैं जा सकता हूँ। GPT-2 में सिर्फ डिकोडर था, उसमें इनकोडर वाला पोर्शन था ही नहीं, लेकिन था वो ट्रांसफार्मर। आपके पास एक और मॉडल है बर्ड के नाम से, उस बर्ड है या बार्ड है, नहीं बार्ड, जो बर्ड है बर्ड में सिर्फ आपके पास इनकोडर है, उसमें डिकोडर है ही नहीं। और कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपके पास दोनों चीज़ें, हमने गूगल की एक सर्विस यूज की जिसमें हम उसे इनपुट देते हैं, उसे वो ट्रांसलेट करता है किसी और लैंग्वेज में। तो उस केस में अगर वो केस AI का है तो बैकएंड पे आपके पास इनकोडर भी होगा और डिकोडर भी होगा। तो हमारे पास 3 केसेस आ गए, एक ऐसा केस जिसमें सिर्फ इनकोडर है, दूसरा केस जिसमें सिर्फ डिकोडर है, और तीसरा केस है जिसमें हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, वर्किंग इनकोडर डिकोडर अलग-अलग भी वही कर रहे हैं, जब वो कंबाइन करते हैं उसमें हम इनकोडर और डिकोडर को, वर्किंग काफ़ी उसकी वही है, वर्किंग में फ़र्क नहीं है, सिर्फ मॉडल में फ़र्क है कि उसका आर्किटेक्ट किस तरह का है, यानी कि उसमें दोनों चीज़ें हैं एक है। ठीक है,
अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास इनकोडर, अगर अकेले इनकोडर की बात करें तो इनकोडर कैसे काम करेगा। इनकोडर को आपने इनपुट दी, इनकोडर का ये बात कंफर्म है कि जब इनकोडर के पास इनपुट गई तो उसने उसे नंबर्स में लेके यूज किया, नंबर्स में जाएगी। फिर ये बात कंफर्म है कि किसी भी मॉडल को जो इनपुट है वो नंबर की फॉर्म में जाएगी, उससे पहले टोकनाइजेशन और एम्बेडिंग का काम होगा ही होगा। हाँ, प्री प्रोसेस होके जाना, ये बात कंफर्म है। अब इनकोडर क्या करता है, इनकोडर आपकी इनपुट की बेस पे कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। अच्छा, वो रिस्पॉन्स क्या है, वो आप ये समझिए कि वो रिप्रेजेंटेशन है आपकी इनपुट की, इनपुट टेक्स्ट के वो दूसरे वर्ड्स के साथ उसका क्या रिलेशन है। ठीक है। अच्छा, इनकोडर भी सेम काम करता है, डिकोडर भी सेम काम करता है। अगर आप इनकोडर को भी इनपुट दें तो इनकोडर इन रिटर्न आपको एक ऐसा मैट्रिक्स देगा। मैट्रिक्स क्या है, कंबिनेशन ऑफ वेक्टर्स, और वेक्टर्स क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब मैं इस सेंस में कर रहा हूँ, जहाँ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमने लिस्ट को एक्सटेंसिवली देखा है। तो ये समझिए कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एक वेक्टर है, और मल्टीपल लिस्ट कंबाइन होकर एक मैट्रिक्स क्रिएट करती है। इनकोडर क्या करेगा कि आपकी इनपुट को एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, अब इनकोडर का मैट्रिक्स के जो आउटपुट आएंगी वो किस तरह होगी। एक मेरे पास एग्जांपल है लड़कों को लाहौर। इस एग्जांपल के अगेंस्ट 3 वर्ड्स के तो उसने 3 वेक्टर्स क्रिएट कर दिए। देखने में ये लगता है कि हम क्या करेंगे कि हर वर्ड के अगेंस्ट एक वेक्टर क्रिएट करेंगे, हो रहा होगा। लेकिन इनकोडर क्या करता है कि इनकोडर, सिंपल इनकोडर का जो है तो आर्किटेक्चर है वो क्या करता है कि 3 कंसेक्टिव वर्ड्स को लेता है, एक वर्ड का रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है बाकी 2 वर्ड्स के साथ। हमारे पास वेक्टरों की प्लॉट था, तो 2 के लिए जो वेक्टर क्रिएट होगा उसमें सिर्फ 2 की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसमें रिप्रेजेंटेशन होगी वेक्टर की भी और लाहौर की भी। अच्छा, ये बात कंफर्म है कि इस वेक्टर पे ज्यादा आता सिर्फ 2 का होगा, क्योंकि उसके लिए वेक्टर था। यहाँ हम वेक्टर क्रिएट करें वेलकम के लिए, उस वेलकम वाले वेक्टर में वेलकम की रिप्रेजेंटेशन तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ उसमें 2 की रिप्रेजेंटेशन भी होगी। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि उसमें नॉट की भी रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन ये कंफर्म है कि 2 की रिप्रेजेंटेशन उसमें होगी। अब उस वेक्टर में ज्यादा एम्फेसिस जिस चीज पे है वेलकम पे, और कुछ ना कुछ अलग इसका 2 के साथ भी होगा। तो इससे फायदा क्या होगा, अगर इनकोडर इस तरह रिप्रेजेंटेशन करता है तो हम कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या समझ सकते हैं, कोई एक वर्ड किसी दूसरे वर्ड के साथ कितना रिलेटेड है। ये आपके पास इनकोडर का सिंपल वर्कफ्लो था कि आपकी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, और आउटपुट में जो वेक्टर है उसमें हर वेक्टर उसके क्रॉसपॉन्डिंग वर्ड के साथ तो रिलेटेड है ही है, लेकिन सेम वेक्टर में दूसरी वर्ड की रिप्रेजेंटेशन भी वेरिएबल है उसके सराउंडिंग वर्ड्स की। हाँ, एक वेक्टर में 2 तरह की रिप्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग क्या होगी उसकी एक्टिव रिप्रेजेंटेशन, और वीक रिप्रेजेंटेशन है जिसके सराउंडिंग वर्ड है दोनों साइडों पे कुछ भी। ये आपके पास है बेसिक इनकोडर, ये कमाल काम करता है। हमारे पास एक मॉडल है जो सेंटीमेंट का एनालिसिस करता है कि हमने एक वर्ड पे उसे इनपुट दी और उसे पूछा कि बताओ ये पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बात की है या नेगेटिव सेंस में की है, तो ये चीज इनकोडर कर सकती है। अगर मेरे एक और एग्जाम्पल है तो हम उसे कहते हैं फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक को जब उसने करना है तो क्या करेगा कि वो, अगर ये एग्जाम्पल देखिए इसमें था कि माई खाली आपके पास ब्लैंक स्पेस की इन पर्सन, वो क्या कह रहे हैं कि माइका और इसके दरमियान में जो वर्ड ऐड कर रहा है कि इन दोनों की कम्बिनेशन के साथ क्या वर्ड आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें नेम आएगा। तो आपके अच्छा एक बार फिर करते हैं कि इनकोडर क्या करता है कि आपकी इनपुट को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर की फॉर्म में, और उस वेक्टर में हर वर्ड के अगेंस्ट कोई ना कोई वेक्टर उस मैट्रिक्स में हर वर्ड के अगेंस्ट कोई ना कोई वेक्टर होगा,
और उस वेक्टर में उस वर्ड के साथ साथ उसकी सराउंडिंग वर्ड की भी रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक हो गया, सिंपल होगा हमारा, ये भी वही काम। फिर हम बात कर रहे हैं टेक्निलेशन की। जो ट्रांसफार्मर का बेसिक मॉडल था वो था भी टेक्निलेशन के, बेसिक जो ट्रांसफार्मर थे वो थे भी टेक्निलेशन क्योंकि नो डाउट कि उसमें बाद में इम्प्रूवमेंट आई और उस इम्प्रूवमेंट के साथ उसमें इमेज जनरेशन ऑडियो जनरेशन भी चीजें दिया। अच्छा, डिकोडर क्या करता है? डिकोडर का भी सेम काम है, जैसे आपने इनपुट दी, उस डिकोडर से उसने आउटपुट मैट्रिक्स क्रिएट किया, उस मैट्रिक्स में आपके पास वेक्टर हैं, हर वेक्टर रेफर करता है क्रॉसपॉन्डिंग वर्ड के साथ। यहाँ तक तो काम सेम था। फर्क इसमें क्या है? इनकोडर में क्या था कि हर वेक्टर के साथ वो क्रॉसपॉन्डिंग वर्ड के साथ भी रिलेटेड था और उसके सराउंडिंग वर्ड के साथ भी था। डिकोडर में क्या है कि आपका वेक्टर सिर्फ रिलेटेड है उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ या उसकी लेफ्ट साइड के जो वर्ड है, यानी कि किसी भी वर्ड से पहले जो वर्ड आएगा उसकी रिप्रेजेंटेशन तो वेक्टर में हो सकती है, इन फ्यूचर जो वर्ड आना है उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, एक वेलकम है, अगर वेलकम को आप वेलकम टू लाहौर को डिकोडर के से पास करते हैं तो आपके पास तीन वेक्टर बने। अच्छा, इन तीन वेक्टर में जो पहला वेक्टर है उसमें तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है वेलकम की। ठीक है, नेक्स्ट जब आप टू पे गए तो अभी इस टू में रिप्रेजेंटेशन वेलकम की भी है और इसके साथ टू भी दिया है। तो आपके पास दो, एक वेक्टर में अब दो चीजों की रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रॉन्ग और वीक वाली। देखिए, तो स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन थी उसके रिलेटेड वर्ड की और वीक रिप्रेजेंटेशन थी उस वर्ड की जो लेफ्ट पे था। ये लेफ्ट वर्ड था, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। ये वर्क फ्लो था डिकोडर का। डिकोडर क्या करता है? आपकी इनपुट को कन्वर्ट करता है आउटपुट मैट्रिक्स में और आउटपुट मैट्रिक्स में मल्टीपल नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं क्रॉसपॉन्डिंग वर्ड्स के लिए। हर वेक्टर रिलेटेड है उसके क्रॉसपॉन्डिंग वर्ड के साथ, उसके साथ साथ उसकी रिप्रेजेंटेशन वेक्टर में है प्रीवियस वर्ड। जो नेक्स्ट वर्ड है उसकी रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर मॉडल डिकोडर मॉडल में नहीं है। अगर यही डिकोडर होता तो प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों वर्ड की रिप्रेजेंटेशन आपके वेक्टर में अवेलेबल होती थी। ये आपके पास बेसिक सा वर्कफ्लो है डिकोडर का। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल चैट कंप्लीशन। अगर आप चैट जीपीटी 2 में डिकोडर मॉडल था, अगर आप उसे यूज करते, अगर अभी भी आप जीपीटी 3 भी यूज करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपके पास रिस्पॉन्स सिंगल एक ही दफा में रिस्पॉन्स आ जाए। वो इंक्रीमेंटल है। अगर आप ऐड करें, पहला वर्ड आएगा, दूसरा तीसरा, वो इंक्रीमेंटल आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। तो चैट कंप्लीशन में आप देखें तो एक्चुअली में जीपीटी गेस कर रहा है कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा। तो डिकोडर मॉडल क्या करता है, अगर उसका यूज केस है कि अगर आपने गैसिंग करनी है कि नेक्स्ट वर्ड मेरे सीक्वेंस में क्या आ सकता है, उसके लिए डिकोडर मॉडल यूज होता है। डिकोडर वो उसने प्रिडिक्ट करना है, उसके पास प्रीवियस एग्जाम्पल देखिएगा, मेरे पास पहला वर्ड था माई, अब इसने प्रिडिक्ट किया कि इसके बाद नेम आ सकता है। नेम को माई और नेम इन दोनों को उसने कंबाइन किया, इसके बाद उसने प्रिडिक्ट करना है कि मेरे पास इज आ सकता है। तो आपकी डिकोडर के पास में प्रीवियस डाटा जो था, प्रीवियस चीजें थी, वो उसकी बेस पे नेक्स्ट को प्रिडिक्ट कर रहा है। अगर आप वापस एग्जाम्पल में आए इनकोडर की, तो इनकोडर में जब हम मिसिंग स्पेसिस को कर रहे थे तो इसमें यहाँ पे वो ये माई को भी कंसिडर करता था, ये वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए, और इसको भी कंसिडर करता था, है। वो तीसरा वर्ड से करेगा नहीं। अच्छा, वो माई और इसके साथ नहीं करेगा, लेकिन जब वो इन का चेक करेगा तो क्या लिखेगा, तो इसके साथ उसके पास वो नेम ऐसा जो नेम है, ठीक है, वो भी उसके पास रिलेशन में आ जाएगा।
वो ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास है ही 3 वर्ड्स की इनपुट है तो उसमें कैसे करें, करेगा ऐसे। हमने बात की कि ट्रांसफार्मर में एक ऐसा मॉडल भी है जहाँ पे जो एक्टिव ट्रांसफार्मर का पेपर था उसमें यह था कि आपके पास इंकोडर होगा और डिकोडर होगा। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि वो एक ऐसा केस आ जाए जिसमें इंकोडर और डिकोडर दोनों हैं, तो ये कैसे काम करेगा। आपके पास आपने ये लेफ्ट साइड आपके पास इंकोडर है, इंकोडर को आपने जो इनपुट प्रोवाइड की, ठीक है, इस इनपुट के अगेंस्ट उसने एक मैट्रिक्स क्रिएट किया, मैट्रिक्स में वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं आपके वर्ड्स को जो आपने प्रोवाइड किए थे। अच्छा, क्योंकि ये इनकोडर था और इनकोडर में उसने हर वर्ड के लिए दोनों साइड्स के जो वर्ड में टोकन है उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐड करने की, आपके पास वेलकम टू लाहौर में जो रिस्पॉन्स आया उसमें एक वेक्टर है, एक मैट्रिक्स है 3 वेक्टर्स का, और हर वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन किसी न किसी वे में अवेलेबल है तमाम वर्ड से रिलेटेड। तो ये वेक्टर हमने एज एन इनपुट दे दिया डिकोडर। डिकोडर में सिर्फ एक डिकोडर है, सिंगल लेयर में टोटल एक डिकोडर है। अच्छा, जब आप डिकोड करना शुरू करते हैं, इसके पास तो हमने बात की थी कि डिकोडर के पास 2 चीज़ें आती हैं। एक डिकोडर के पास इनपुट आती है इनकोडर से और दूसरी लास्ट डिकोडर से, लेकिन ये तो सिंगल डिकोडर है तो इसमें दूसरी इनपुट कैसे आएगी। तो डिकोडर मॉडल में पहली इनपुट सीक्वेंस में आप पहली इनपुट से प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, वो भी सिंबल हो सकती है, कोई वर्ड हो सकता है। यहाँ पे एक सिंबल यूज करते हैं SOS के साथ, जिसका मतलब है स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस, या EOS है एंड ऑफ सीक्वेंस। दो सिंबल हैं जो डिकोडर को इन दोनों में से कोई एक एज एन इनपुट बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है। हम ये एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास जब इनकोडर से डाटा डिकोडर के पास आ गया, यहाँ पे ये डाटा डिकोडर के पास आया और उसके साथ उस वक्त में सिर्फ एक इनपुट है स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस। हमने डिकोडर को कहा कि तुम कैसे जनरेट करना शुरू करो, वो एनालाइज करेगा आपकी इनकोडर की इनपुट को और उसके साथ वो चेक करेगा कि आपके पास जो बाई डिफ़ॉल्ट इनपुट थी वो क्या थी। हमने तो कहा कि स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस, इन दोनों को प्रोसेस किया और इन रिटर्न उसने एक वर्ड क्रिएट कर दिया वर्ड 1 के नाम से। अच्छा, नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा कि अभी आपके पास ये पोर्शन डिकोडर तक पहुंच चुका है, इसका इसमें से सारे कहानी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट में जो आपके पास करेगा कि आपके पास स्टार्ट सीक्वेंस पहले अवेलेबल था, उसकी बेस पे उसने एक वर्ड क्रिएट किया था वर्ड 1, सेम वर्ड को वापस एज एन इनपुट पास करेगा। तो अब आपके पास 2 वर्ड्स हो गए, स्टार्ट सीक्वेंस और वर्ड 1। अब इन दो इनपुट्स की बेस पे उसने प्रोसेस किया तो आउटपुट में उसने आपके लिए वर्ड 2 जनरेट कर दिया। वर्ड 2 जनरेट होने के बाद वापस गया इनपुट में और आपके पास अब इनपुट के 3 टोकन बन गए, स्टार्ट सीक्वेंस, वर्ड 1, वर्ड 2। इस बेस पे उसने प्रोड्यूस किया वर्ड 3। ये साइकिल चलता रहेगा इस पॉइंट तक कि एक पॉइंट पे जाके वो आउटपुट से एक सिंबल क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा EOS एंड ऑफ सीक्वेंस।
जब वो वापस आएगी आपके इनपुट के पास तो आपकी प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी, दोबारा से डिकोडर कोई चीज़ जनरेट नहीं करेगा। तो अगर आप दोबारा से ओवरफ्लो एक दफ़ा देखें, इनकोडर को आपने इनपुट की, इनकोडर ने कन्वर्ट किया उसे मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में आपके पास वेक्टर है। ये वेक्टर जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन थी ये गई डिकोडर के पास, और डिकोडर को आपने बाय डिफॉल्ट एक इनपुट सीक्वेंस, एक इनपुट वर्ड दे दिया। अब इसमें डिकोडर ने आपके इनपुट वर्ड की बेस पे आउटपुट वर्ड दिया। सॉरी, आपने डिकोडर को एक तो आउटपुट दे दी इनकोडर की, और दूसरी चीज़ आपने बाय डिफॉल्ट आउटपुट वर्ड दे दिया कि ये चीज़ मेरे आउटपुट के स्टार्ट यहाँ से होगा। तो आपने एक सिंपल चीज़ से कहा ये स्टार्ट सीक्वेंस, तो मेरा कमांड है कि तुम स्टार्ट करो। उसने दो चीज़ों की बेस पे एक वर्ड जनरेट किया, उस वर्ड को वापस एज एन इनपुट कंसिडर किया, दो वर्ड्स हो गए, उन दो की बेस पे उसने तीसरा किया, तीसरे की बेस पे चौथा करेगा। ये सीक्वेंस तब तक चलेगा जब तक वहाँ से ऐसी सिंपल जनरेट नहीं होती, जिसका मतलब होगा कि जनरेशन खत्म कर दे। ये आपके पास एक कंप्रीहेंसिव सा वर्कफ्लो था कि आपका इनकोडर डिकोडर मॉडल कंबाइनली काम कैसे करता है। तो हम अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने तीन चीज़ें देखी कि सिंपल इनकोडर कैसे काम कर रहा होगा, सिंपल डिकोडर कैसे काम कर रहा होगा, और अगर एक कंटिन्यूएशन जाती है इनकोडर और डिकोडर की तो ये दोनों चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। इससे पहले हमने ये देखा था कि एक ट्रांसफार्मर का जो ब्लैक बॉक्स है उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है और उसका ओवरऑल वर्कफ्लो क्या है। इन चीज़ों में किसी को भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो वो एक दफ़ा कर लें। उसके बाद हम जाएंगे कि जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर जिसकी ये सारी कहानी थी कि एक्चुअल ट्रांसफार्मर कैसे काम वेलकम टू ऑफिस मैंने प्रोवाइड। अच्छा, ये आप देखेंगे तो हम जैसे वर्ड की एम्बेडिंग कर रहे थे, मैंने यहाँ पे सर्च किया सिर्फ सिटी को, ठीक है। जो शुरू में बात कर रहे थे कि हो सकता था कि एक वर्ड के अगेंस्ट कोई एक नंबर आता। अच्छा, वो रिप्रेजेंटेशन मुश्किल हो सकती थी, इसलिए उसने क्या किया कि एक वर्ड को तीन डायमेंशन में एक्स वाई और जेड पे कोई एक पॉइंट लेके उसमें कन्वर्ट कर दिया। अगर आप सिटी के लिए देखें
वेलोसिटी के लिए देखते हैं तो वेलोसिटी के लिए इसमें वैल्यू दी है। यहाँ पे चेक करेंगे तो किसी वैल्यू आ रही होगी किसी वर्ड के लिए, ये वैल्यू है पॉइंट में। अगर यही वेक्टर होता तो वेक्टर में क्या था कि ये बताता कि एक्स पॉइंट की ये वैल्यू है, वाई एक्सिस की ये है और जेड एक्सिस की ये वैल्यू है। ये था तीन वेक्टर, वो वेक्टर जिसकी तीन डायमेंशन था। अच्छा ये एन डिमेंशनल हो सकता है, तो मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए कहा था कि आप ये समझिए कि वेक्टर आपके पास नंबर की लिस्ट है, एक लिस्ट में कितने नंबर तो होंगे, ये अब आपकी चॉइस है कि आप इस वेक्टर को किस कॉन्टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अगर आप ट्रांसफार्मर से देखें तो ट्रांसफार्मर आपके सिंगल वर्ड को 512 512 एक ऐसे वेक्टर में कन्वर्ट करता है जिसकी 512 डायमेंशन यानी कि वो हर लफ्ज को एक ऐसी लिस्ट में कन्वर्ट करेगा जिसमें 512 नंबर होंगे। इसका फायदा क्या होगा कि आप कम रेंज में ज़्यादा वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर है कि आप अपने वर्ड को मल्टीपल डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं और डायमेंशन कितनी हो सकती है टोटल आपकी चॉइस है। अगर ये एक हमने जो एम्बेडिंग की एग्जाम्पल पहले भी देखी थी, इसमें देखेंगे तो इसे 3 डायमेंशन में बता रहा है। ये 4 हो सकती है, 5 हो सकती है या एफ डायमेंशनल भी हो सकता है। और मैट्रिक्स क्या था कि मल्टीपल वेक्टर्स को जब कंबाइन किया तो आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया। वेक्टर को मैट्रिक्स, आप वर्ड को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ये मैट्रिक्स। सिर्फ इतनी सी बात एम्बेडिंग है। अच्छा वो एम्बेडिंग किस तरह की है, किस तरह की रिप्रेजेंटेशन है, वो अलग है। फीचर की वैल्यू वर्ड की टोटल की वैल्यू है। अब वो टोटल एक लफ्ज भी हो सकता है और एक लफ्ज का कोई पार्ट भी हो सकता है। ट्रांसफार्मर एक लफ्ज है, उसकी अगर दो टोकन बने ट्रांसफार्म और ईआर, तो ट्रांसफार्म का वेक्टर और बनेगा, ईआर का वेक्टर और बनेगा। अब ये बनेगा। अच्छा यहाँ पे देखो आपके सामने टच किया कि सिटी, ये जितने भी नीचे वर्ड आए हैं वो या तो सिटी के साथ रिलेटेड है या उसमें सिटी का वर्ड है, तो प्रोबेबली सिटी का एक वेक्टर होगा। जहाँ जहाँ पे वो सिटी का लफ्ज यूज हो रहा होगा तो वेक्टर वहाँ पे कमाया होगा। आपका वेक्टर है टोकन की लिस्ट। अब टोकन एक वर्ड सिंगल टोकन भी हो सकता है और मल्टीपल टोकन भी हो सकता है। जो आपके पास कंप्लीशन मार्क्स हैं वो आपके पास टोकन हो सकते हैं, एमपी स्पेसिस ज़्यादा टोकन कंसीडर की जाए। ये बात कंफर्म है कि आपकी मशीन तक जब आपकी इनपुट पहुंचेगी मॉडल तक तो वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन उसकी एम्बेडिंग हो सकती है। वेक्टर और एम्बेडिंग एक ही चीज ये अभी आपके पास एक सिंपली मॉडल है। अच्छा ये इन डिटेल नहीं है, ये भी एक वर्क जो आपको शो करवाएगा ओवरव्यू है कि आपका ट्रांसफार्मर कैसे काम कर रहा है। आपने ट्रांसफार्मर को इनपुट दी, इनपुट आपके पास क्या थी कि आपने कहा कि आई वांट टू डू शॉपिंग, आप समझ लें नाउ फॉर अ कॉर्पोरेट मीटिंग इन द टीम। अच्छा पहले तो ये देखिए कि आपको और मुझे इससे समझने में क्या लग रहा है कि कोई बंदा इनपुट दे रहा है कि मुझे शॉपिंग करनी है, समझ है और मेरी शाम में मीटिंग भी है, यानी कि उस मीटिंग के लिए जो समझ के सीजन में है उसके लिए शॉपिंग करना चाह रहा है। पहली तो बात थी कि आपके इन्वर्टर पे डाटा किस फॉर्म में आएगा, गलत फॉलो हुआ। रॉ टेक्स्ट आपके जो आपका रॉ टेक्स्ट है वो कन्वर्ट होगा टोकन में।
टोकन क्या है, या तो सिंगल वर्ड है, या कॉम्बिनेशन है मल्टीपल वर्ड का, या वो स्प्लिट करेगा एक वर्ड को मल्टीपल टोकन। तो ये दो भी इनपुट थे इसके टोकन वाले। अच्छा, अब इन टोकन को आपने नंबर में रिप्रेजेंट करना था, तो उसके लिए इस्तेमाल होगी इम्बेडिंग। इम्बेडिंग क्या करेगा कि आपके इनपुट टोकन को कन्वर्ट करेगा नंबर में। अब यहाँ पे इशू है कि आपके पास सेम सेंटेंस में दो वर्ड यूज हो सकते हैं और दोनों वर्ड के लिए सेम रिप्रेजेंटेशन होगी। जैसे अगर इसमें देखें तो आपके पास ये फॉर का वर्ड है, ये दो दफा इस्तेमाल हो रहा है। इन दोनों को जब आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर का वर्ड सेम नंबर में कन्वर्ट होगा, लेकिन इशू क्या है कि दोनों ऑपरेशन को फॉर डिफरेंट चीज़ों को रेफर कर रहा है। पहली दफ़ा में वो समझ के चीज़ों को रेफर कर रहा था और दूसरी दफ़ा में वो मीनिंग को रेफर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें जो फॉर को भी सब डिवाइड करना है, या तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन में लाना है कि हमें पता हो कि कौन सा फॉर किस प्लेस पे मिलेगा। तो उसके लिए यूज होती है पोजिशनल इनकोडिंग। अच्छा, ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, नेक्स्ट हम जरूर देखेंगे, पहले तो देखेंगे क्या क्या हो रहा है। तो उसके बाद पोजिशनल इनकोडिंग के बाद आपका डाटा चला जाएगा एनकोडर। क्या क्या होगा, आपने इनपुट के टोकन बनाए, इनपुट के टोकन के बाद आपने उसकी बैलेंस की, टोकन से आपने स्प्लिट किया वर्ड अपनी इनपुट को मल्टीपल वर्ड में, वो कॉम्बिनेशन थे या स्प्लिटिंग की हुई अलग सिनेरियो। उसके बाद आपने उन टोकन से नंबर क्रिएट किए, उन नंबर को आपने डाला इम्बेड में। अच्छा, अब इम्बेडिंग दो सेम सेंटेंस में अगर दो वर्ड हैं तो दोनों वर्ड के लिए सेम इम्बेडिंग हो सकती थी। उससे बचने के लिए हमने उसमें ऐड कर दी पोजिशनल इनकोडिंग। पोजिशनल इनकोडिंग क्या है कि किसी वर्ड की उसकी इनपुट सीक्वेंस में जो प्लेस है उसकी बेस पे उसमें कुछ चीज़ ऐड कर देगा ताकि वो कंफर्म हो जाए कि कौन सा वर्ड किस प्लेस पे है। तो इसके बाद जो भी आपके पास इसका रिस्पॉन्स आएगा ये नंबर के फॉर्म में इनकोडर के पास चला जाएगा। ट्रांसफार्मर वैसे नहीं, ट्रांसफार्मर में पोजिशनल इनकोडिंग होती है। ठीक है, सेल्फ टेंशन होने के बाद हमारे यहाँ इनपुट से ये पता लग गया कि हमारी इनपुट में से कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ रिलेटेड है। अब जब मैंने अपनी इनपुट सीक्वेंस को प्रोसेस करना है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के साथ, उसे पता है कि इस वर्ड को मैंने अगर किसी वर्ड को प्रोसेस करना है तो इन कंटेक्स्ट से देखना है कि इसके कंटेक्स्ट में और कौन सा वर्ड था। अगर यहाँ पे अटेंशन ना होती तो क्या होता, आपका फीड फॉरवर्ड नेटवर्क सिर्फ वर्ड को प्रोसेस कर रहा था, उनके मीनिंग को प्रोसेस नहीं करता। अगर इसी में आप देखें, आपने जो यहाँ पे यूज किया ना शॉपिंग, समर और मीटिंग, अगर तो फीड फॉरवर्ड आप सिर्फ यूज करेंगे तो इन तीनों वर्ड्स को एज अ वर्ड कंसिडर करेगा, सेंटेंस को एज अ सेंटेंस कंसिडर करेगा। लेकिन जब इसमें सेल्फ टेंशन आई तो यहाँ से हमें पता लग गया कि शॉपिंग है इसका समर के साथ भी रिलेशन है और उसका वेदर के कम्युनिटी के साथ भी रिलेशन है। अच्छा, जो इवनिंग, अगर इवनिंग होगा इवनिंग का भी उनके साथ रिलेशन है। अभी फीड फॉरवर्ड नेटवर्क इन्हें अंडरस्टैंड बेटर अंडरस्टैंडिंग करेगा बेस्ड ऑन अटेंशन कि आपकी जो इनपुट थी, इनपुट का ओवरऑल मतलब क्या था और इसे वो कन्वर्ट कर देगा किसी न किसी वेक्टर के फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे इंटरप्रेट देखें कि तीन चीज़ें क्रिएट होती हैं, की, वैल्यू और क्यूरी। अगर सिर्फ जनरेटिव की सेंस में देखें तो आपके इसी वाले वर्ड में से आपके पास क्यूरी का आएगी शॉपिंग करनी, आपके पास की क्या थी कि कौन कौन सा इसके शॉपिंग के साथ कौन कौन सी चीज़ कैसे रिलेटेड है, और वैल्यू आपके पास क्या थी कि आपके पास मीटिंग थी, समर था और आगे दो चीज़ें और इवनिंग थी। तो
आपके इनकोडर से जो आउटपुट आएगी अगर वो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इस फॉर्म में है कि वो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्रिएट करने से पहले इनकोडर ने ये इंश्योर कर लिया कि कौन सा वर्ड किसी दूसरे वर्ड के साथ कितना रिलेटेड है, कि एक वर्ड का दूसरे के साथ कनेक्शन कितना है। और यहाँ से उसने तीन चीजें क्रिएट की, की वैल्यू और क्यूरी। की वैल्यू और क्यूरी असेंशियल करके की वैल्यू एक्चुअली में वर्ड होंगे या आपके पास वेक्टर होंगे। आपके पास ई वैल्यू वेक्टर होंगे। वेक्टर क्या है, लिस्ट आपके पास नंबर की। लेकिन हम सिर्फ इसका समझने के लिए ये कहते हैं कि इससे तीन चीजें क्रिएट होंगी जो कि आपके पास वर्ड है। वर्ड क्या है, आपके पास शॉपिंग क्या था कि आपने शॉपिंग की एज ए क्यूरियसिटी किया। आपके पास वैल्यू क्या है कि आपने करना क्या था, और चीज क्या थी कि आपने करना क्या था, और वैल्यूज आपके पास है कि किस बेस पे आपने चीज को परफॉर्म करना। जैसे शॉपिंग की बेस पे थी इवनिंग और समर की बेस पे, इवनिंग और मीटिंग की बेस, समर इवनिंग और मीटिंग की बेस पे, ठीक है। अच्छा, अब ये चीजें जाएंगे डिकोडर के पास। डिकोडर क्या है, डिकोडर का इंटरनल स्ट्रक्चर फिजिकल वैसा ही है जैसा डिकोडर का है। पहली उसमें है कि अटेंशन। अच्छा, पहली दफा में इनकोडर में अटेंशन क्या करती थी कि आपके पास कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए यूज करते थे। आपने जो इनपुट दिया उसका मतलब क्या है। डिकोडर में जो अटेंशन है वो यूज होगी कि आपने जनरेट क्या करना है, जनरेशन के लिए अटेंशन ये थी। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, सेल्फ अटेंशन और क्लास अटेंशन। हम फिलहाल के लिए दोनों चीजों को कंबाइन करके देखते हैं कि इसमें अटेंशन है। अटेंशन क्या करती है कि वो आपकी इनकोडर की आउटपुट की बेस पे डाटा को जनरेट करती है। लेकिन एक चीज को जरूर कॉन्टेक्स्ट में वो देखती है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। जो भी चीज में जनरेट करूंगा डिकोडर करके, जो भी मैं जनरेट करूंगा उसका कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड होना चाहिए जो मेरे पास इनपुट आई है। अच्छा, क्योंकि ये करेगा वन बाई वन, एक इनपुट और एक क्या चीज उसने पहले दफा में क्रिएट की है। और लास्ट इसमें भी फीड फॉरवर्ड है। फीड फॉरवर्ड को आप एक न्यूरल नेटवर्क समझे। न्यूरल नेटवर्क जो यहाँ पे फीड फॉरवर्ड है वो न्यूरल नेटवर्क है, वो आपकी जनरेशन में इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये आपके पास ट्रांसफार्मर का एक बेसिक सा ओवर वर्कफ्लो था कि ट्रांसफार्मर किस तरह काम है। इसमें अभी फिलहाल के लिए आप ये समझें कि ये नहीं क्यूरी की और वैल्यू। क्यूरी क्या है कि आपका जो इनपुट सीक्वेंस था उसमें आप क्या करना चाहते हो, उसमें हम क्या करना चाहते थे, शॉपिंग करना चाहते थे। अच्छा, वैल्यू आपके पास क्या है कि इस बेस पे आपने क्यूरी को रन करना है। हमने शॉपिंग करनी थी इस बेस पे समर, मीटिंग और इवनिंग, ठीक हो गया। अब लास्ट में की एक्चुअली में है कि आपके पास कौन सा वर्ड, मतलब शॉपिंग के साथ रेलिवेंस वर्ड की यानी कि आपकी क्यूरी के साथ रेलिवेंस कैसे होगी, ये आपके पास है की। अभी भी कुछ भी नहीं